नाज़रीन करम, जो हमारे सदर साहब की जो तकरीर थी 23 मार्च के हवाले से, आपने देखा कि किस तरीके से उनके जो अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे, या वो अल्फाज की अदायगी में उनको मुश्किल पेश आ रही थी। तो उसको, इस सारे सिनारियो को जो है वो मोईद पीरज़ादा ने अपने एक व्लॉग में कुछ इस तरीके से बयान किया है। 23 मार्च 2025 का दिन पाकिस्तान में बरसग़ीर में इख्तिताम पजीर हो रहा है, और इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में बहुत सी तकरीबात और एक्टिविटीज़ हुई, हमेशा होती, लेकिन आज के दिन की जो तकरीबात थी उसमें कुछ एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ थी। वैसे तो वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद, वफाकी कैपिटल में और जो प्रोविंसेस हैं, हर जगह पे तोपों की सलामी हुई, तकरीबात हुई, प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर्स जो हैं उन्होंने तकरीबात को लीड किया। लेकिन इस्लामाबाद में एक बड़ी खिलाफ मतवक्को और डिफरेंट किस्म की चीज़ हुई जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जाली सदर फॉर्म 47 के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी प्रेसिडेंसी पे पहली दफ़ा पाकिस्तान डे की तकरीबात को वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टूटी फूटी उर्दू के अंदर एक इंतहाई मायूस कुन, एक मज़क्का खेज किस्म की उन्होंने तकरीर की। साथ और समाजी बहबूद पर मना रही है। कायद आज़म के अल्फाज खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। नौजवान नस्ल को ये तकरीर जो है ये बड़ी मज़क्का खेज इसलिए थी कि ये बड़ा साफ नज़र आ रहा था। दो तीन चीज़ें इससे पता चल रही थी। एक तो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को उर्दू की तहरीर पढ़नी नहीं आती है, और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बड़ी एफर्ट कर रहे थे जो भी तहरीर उनके पास थी उसको पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ से पता चलती है कि ये तकरीर जो है उनको ज़ाहिर है लिख के दी गई थी, और वो इसके कंटेंट से कोई बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। तीसरी चीज़ ये पता चलती है कि उन्होंने इसको इतना गैर ज़रूरी समझा कि जब आपने कहीं इंपॉर्टेंट तकरीर करनी होती है, जैसी कैसी मुश्किल आपके लिए क्यों ना हो, तो आप उसको 3, 4, 5, 6 दफ़ा पहले दोहराते हैं, रिहर्स करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस तकरीर को रिहर्स तक नहीं किया हुआ था, या मुमकिन है उनको सुबह पकड़ाई गई हो इसलिए उन्होंने की हो। चौथी चीज़ जो आपको इससे पता चलती है वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है। वो जो गुज़िश्ता चंद सालों से हम सुनते थे कि पाकिस्तानी डिनेस्टी का ये जो है ना, ये जरदारी डिनेस्टी का ये शख्स जो है, इसको लगता है कि अब उसके दिन थोड़े हैं, और वो अपने बेटे को चाहता है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दूं। हनूर से दिल्ली दूरस्त, बहरहाल यही इस वक्त उनकी एक थिंकिंग हमें नज़र आती है। जरदारी साहब की तकरीर जैसी कैसी भी थी, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी देखने की है कि पाकिस्तान डे की वो परेड 23 मार्च की, जो गुज़श्ता कई बरसों से परेड ग्राउंड में होती है इस्लामाबाद की शाहराह फैसल और उसकी जो एयरपोर्ट की सड़क है उसकी साइड के ऊपर, जिसके वजह से और एक्सक्यूज़ से वो इतनी प्रेशस रियल एस्टेट की ज़मीन जो है वो CDA से लेके GHU को दे दी गई है। ये तकरीब जो है इस साल की वहाँ पे मुनक्कद नहीं की गई। इसकी क्या वजह है? मैंने जो थोड़ा बहुत इसमें देखा है वहाँ पे सिर्फ इतना है कि इस साल एक फ़र्क था यहाँ पे हुई प्रेसिडेंसी में, लेकिन किसी जगह पे मुझे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मिली है। और ये तकरीब थी भी खासी लो की किस्म की। अब इसकी क्या वजूहात हैं? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को कोई बहुत इज़्ज़त देने का मकसद था, शहबाज शरीफ साहब से कोई थोड़ी सी दूरी इख्तियार करने का मकसद था, या ये था कि परेड ग्राउंड में अगर तकरीर करते तो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं चाहते थे, कोई सिक्योरिटी के खदशात थे पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब को, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी नाज़रीन करम, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, वीडियो में जिस तरीके से मोईद पीरज़ादा को आपने सुना कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, खैर उनको तो एक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ साफ़ी का जो है वो लक़ब दे दिया गया है उनको, और दीगर के जो साफ़ी हैं इन पर तो बैन भी एक तरह का पाकिस्तान में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उनकी आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया पे गूंजती रहती है, उनको हम सुनते रहते हैं। इनमें इमरान रियाज खान है, साबर शाकिर हो गए, शाहीन सेबाई हैं, और ये ख़ुद भी मोईद पीरज़ादा साहब हैं। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स थे, इनको किस तरीके से इनको चैनल से निकाला गया, फिर इनको देश निकाला दे दिया गया, और फिर इनकी आवाज़ पे जो है वो कदगने सोशल मीडिया पे भी लगाई जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन का हम सोचने का मकाम ये है
کہ یہ جو تجزیہ کر رہے ہیں یا یہ جو مسائل کا جو ایک بیانیہ جو بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک بھی نظر آتی ہے. جس طریقے سے احمد نورانی کو دیکھ لیں آپ، ان کے والے سے جو ہے وہ کئی طرح کی چیزیں خبریں گردش کرتی ہیں کہ ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے. انہوں نے جسٹ ایک خبر بریک کی تھی کہ جی جو حالیہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں ان کی فیملی کے والے سے انہوں نے کچھ ایسے تہلکہ خیز قسم کی کچھ خبریں جو ہیں وہ بریک کی تھی. تو اس پر بجائے اس کے کہ ان خبروں کی تحقیق ہوتی اور ان خبروں کا ایک ریبٹل دیا جاتا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے احمد نورانی صاحب کو کے گھر والوں کو اٹھا لیا. اسی طرح پہلے بھی ہوا تھا، احمد نورانی صاحب نے باجوہ صاحب کے والے سے جو ہے وہ کافی لرزہ خیز قسم کی کچھ ایسی تحقیقات کی تھی جس پر ان کو کافی مشکلات ہوئی، پھر وہ بڑی مشکل سے یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں صحافت سے وابستہ ہیں یا عام عوام کو آپ دیکھ لیں، جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اس حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ اس تنقید کا جواب دے دیا جائے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو ناظرین کا ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. تو بہت بہت شکریہ ناظرین کرام آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیے رکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کیجئے. کمنٹس میں اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار ضرور کیجئے گا. آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا امین آسن.